Once again, welcome back to my video friends of e-ग्रंथालय 3। पिछली बार हमने e-ग्रंथालय के इंस्टॉलेशन की बात की थी प्रीवियस वीडियो में, और इस बार हम इसके एडमिन मॉड्यूल के सेटअप के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक फ्लैश हो रही है, आप यहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए न्यू वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमें e-ग्रंथालय ओपन करना है। Choose language and library, enter your password, hit OK and that's it। सबसे पहले हमें मॉड्यूल मिलता है एडमिन मॉड्यूल। ठीक, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें 3 सब मेन्यू मिलते हैं। सबसे पहला है सिस्टम डेटा, सेकंड वन इज द मास्टर डेटा एंड थर्ड वन इज द डेटाबेस यूटिलिटीज। ठीक, तो सबसे पहले हम इसी को सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम डेटा से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सिस्टम डेटा में फर्स्ट वन है बिब्लियोग्राफिक लेवल, मींस कैटलॉगिंग का जो लेवल है वो क्या है। जैसे कि यहाँ पे 2 एंट्रीज ऑलरेडी दिए हुए हैं, मोनोग्राफ्स एंड सीरियल्स। ठीक, तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपको इसमें कुछ और ऐड करना है लाइक मटेरियल डिटेल, डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक, तो सबसे पहले हमें उसका बिब्लियोग्राफिक लेवल सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बिब्लियोग्राफिक लेवल में ऑलरेडी 2 लेवल सेट किए हुए हैं। एक तो मोनोग्राफ्स एंड बुक्स के लिए है एंड दूसरा सीरियल्स के लिए, क्योंकि हमारा जितना भी कुछ भी मटेरियल टाइप है, कुछ भी आइटम्स हैं, वो सब इन्हीं 2 में से किसी न किसी एक लेवल में ही जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐड न्यू बटन है वो डिसेबल्ड है। ठीक है, तो हम कुछ इसमें नया तो ऐड कर नहीं सकते हैं। बाकी यहाँ पे 2 कैटेगरीज ऑलरेडी दी हुई हैं, तो हमें इन्हीं का यूज़ करके जो मटेरियल टाइप हैं वो डिफाइन करना है। ठीक, चलिए मटेरियल टाइप्स पे चलते हैं। मटेरियल टाइप मतलब हमारी लाइब्रेरी में मटेरियल्स किस किस फॉर्म में हैं। ठीक है, तो चलो हम ये इसमें कुछ दिए हुए भी हैं, जैसे कि एनुअल्स हैं, बुक्स, मैनुअल्स, न्यूज़पेपर, पेटेंट, पीरियोडिकल्स, रिपोर्ट्स, ठीक है, और स्टैंडर्ड्स। अब इतने यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी डिजिटल रिकॉर्ड का जिक्र नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो हम उसे इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे ई बुक्स हैं, तो ई बुक को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मटेरियल टाइप अगर हमारी लाइब्रेरी में ई बुक्स है, सीडी का है, कुछ जैसे कि स्कूल्स में हम लोग सीडी फॉर्म में एजुकेशनल मटेरियल ऑर्डर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, या फिर पेन ड्राइव कोर्स हैं तो उसमें पेन ड्राइव का भी ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऐड न्यू का बटन यहाँ पे ऑन है, तो डायरेक्टली इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, कोड देना है। कोड यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कोड दिए हुए हैं, लाइक बुक्स के लिए बी दिया है, एनुअल्स के लिए ए दिया है, मैनुअल्स के लिए एम दिया हुआ है। तो आप भी कुछ ऐसे ही कोड यहाँ पे दे सकते हैं। लाइक मुझे ई बुक्स का देना है, बट ई कोड यहाँ पे ऑलरेडी पेटेंट्स के लिए यूज़ कर लिया गया है, तो मैं कोई दूसरा कोड यूज़ कर लूँगा। ठीक है, लाइक आप देख लीजिए जो कोड यूज़ नहीं हुआ है आप उसी को यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं डी कोड यूज़ कर लेता हूँ फॉर डिजिटल बुक्स, और यहाँ पे मटेरियल। ठीक है, मटेरियल्स में मैं लिख देता हूँ ई बुक्स एंड बिब्लियोग्राफिक लेवल पता ही है, मोनोग्राफ्स में ही आएगा। ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये ई बुक्स के लिए है। ओके, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। जो रेड में दिए हुए हैं वही मैंडेटरी हैं, वही आपको फिल करने हैं। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन है वो आप फिल कर सकते हैं या फिर लीव इट ब्लैंक एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव। ठीक, सो नाउ यू कैन सी डी में ई बुक्स यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, चलिए आप ऐसे ही दूसरे भी कुछ और मटेरियल टाइप हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेन्यूज़ की बात कर लें तो सर्च करना है, अगर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं मटेरियल का नाम पुट करके। ठीक है, ऐड न्यू करना है तो आप ऐड न्यू कर सकते हैं,
किसी को एडिट करना है, लाइक बुक्स को एडिट करना है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसके डिटेल्स को लाइक कोड चेंज करना है आपको। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे पेटेंट्स के लिए ई दिया हुआ है, आपको इसे चेंज करना है तो आप यहाँ पे पुट करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिलीट करना है, गलती से आपसे अगर कुछ हो गया है, कुछ मिस्टेक वगैरह, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड से उसको सिलेक्ट करना है, देन आप ये सब मेन्यूज़ वाले एक्शन है वो सब कर सकते हैं। कुछ प्रिंट करना है, ठीक, जैसे कि मैंने प्रिंट पे क्लिक किया है और मेरा अभी मैनुअल सिलेक्टेड है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, जितने भी आपके मटेरियल टाइप हैं वो सब कुछ प्रिंट हो जाएंगे। आप देख सकते हो बिब्लियोग्राफिक लेवल मोनोग्राफ है, तो मोनोग्राफ के अंडर जितने भी आपने टाइप ऐड किए हुए हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं, और सीरियल्स के अंडर आपने जो कुछ भी ऐड किया हुआ है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है सिस्टम डेटा में डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक, अब जो फाइनल होता है वो एक्चुअली में डॉक्यूमेंट टाइप ही होता है, जो हमें कैटलॉगिंग के टाइम फिल करना होता है, वो सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 लेवल टोटल दिए हुए हैं। सबसे पहले इसमें बिब्लियोग्राफिक लेवल दिया हुआ है जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, 2 लेवल इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। सेकंड, मटेरियल का टाइप दिया हुआ है, मटेरियल टाइप में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड थर्ड वन जो एक्चुअली कैटलॉगिंग में यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंट टाइप को ऐड करना है तो बाकी के 2 भी हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो बिब्लियोग्राफिक लेवल भी हमको सिलेक्ट करना है जब हमें कुछ ऐड करना है इसमें, तो और मटेरियल टाइप भी ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि कुछ 34 रिकॉर्ड्स हैं वो पहले से इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि अब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग। लाइक एक मैं सिलेक्ट करके आपको बताऊं तो आप देख सकते हो कि ये जो अब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज हैं ये बिब्लियोग्राफिक लेवल इनका सीरियल्स हैं, मटेरियल टाइप इनका पीरियोडिकल्स हैं। ठीक, और इसमें देख लेते हैं अल्मेनेक का बिब्लियोग्राफिक लेवल मोनोग्राफ है, मटेरियल टाइप्स का बुक्स है, बुक्स के अंडर ये आ रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम इसमें ई बुक्स का जो हमने ऐड किया था, लाइक हमको ई बुक्स अगर इसमें ऐड करना है तो यहाँ पे ई बुक्स कुछ दी तो नहीं हुई हैं, आप सिंपली ऐड न्यू पे जाइए। ठीक है, कोड आप सिंपली जो आपने दिया था वही आप दे सकते हो, लाइक ई बी, या फिर इसको चेंज भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट का टाइप नाम देना है यहाँ पे। ठीक है, ई बुक है कोई। अब बिब्लियोग्राफिक लेवल पता है आपको, मोनोग्राफ के अंडर ही आएंगी ये। मटेरियल टाइप ये बुक्स हैं। ठीक है, या जो हमने जैसे कि ई बुक मटेरियल टाइप हमने यहाँ पे एक बना दिया था ई बुक, तो अब हम इसको ई बुक सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले जब हमने मटेरियल टाइप नहीं बनाया था तो यहाँ पे ई बुक आपको देखने नहीं मिलता। ओके, तो अब यहाँ पे ई बुक है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, तो इसीलिए आपको पहले मटेरियल टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, मटेरियल टाइप में भी आपको सही से बिब्लियोग्राफिक लेवल भी देना पड़ेगा। लाइक कोई पीरियोडिकल है तो उसका बिब्लियोग्राफिक लेवल सीरियल्स हो जाएगा, फिर आपको मटेरियल टाइप क्रिएट करना है, फिर फाइनली आपको डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ई बुक सिलेक्ट कर लिया। डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक। नाउ ये कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट है ईबी नाम से। ठीक है, तो आप इस कोड को भी यहाँ से आपको चेंज करना है। ठीक है, तो ईबी से मैं कुछ और कर देता हूँ ई के। अब देखो इसका लेंथ है वो 2 कैरेक्टर ही होगा और ये इंग्लिश में ही। ठीक है, तो सेव इट, एंड ये फाइनली हमारा सेव हो गया है। ठीक है, अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, मैंने ई के नाम दिया हुआ था इसको, ई के। ओके, तो ई से ये आ जाएगा ई के। 57 इसकी आईडी है, आप देख सकते हो ई बुक के नाम से ये सेव हो गया है। ठीक, चलिए अब इसके जो नेक्स्ट मेन्यू है दैट इज एक्विजिशन मोड। तो एक्विजिशन मोड जो है, जनरली बुक्स को जब हम परचेज करते हैं या फिर बुक्स हमारी लाइब्रेरी में आ रहे हैं तो किस मोड के थ्रू आ रहे हैं, किसी दूसरी लाइब्रेरी से एक्सचेंज किया हुआ है हमने,
ग्रेटिस या फिर किसी ने हमको गिफ्ट में दी हुई हैं बुक्स, या हमने परचेज की हैं, अगर सीरियल्स हैं तो हमने सब्सक्राइब किए होंगे। तो ये 4 मोड इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इन्हीं मोड को रहने दीजिए, क्योंकि जनरली हम बुक्स या तो परचेज करते हैं, सीरियल्स हमारी लाइब्रेरी में आते हैं, हम उनको सब्सक्राइब करते हैं, या फिर कुछ किताबें हैं वो हमें गिफ्ट में किसी स्टूडेंट के थ्रू, किसी टीचर के थ्रू, या फिर मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नया ऐड करने की हमको ज़रूरत नहीं है, बट कोई और मोड हो तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे जाके इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज करेंसी कोड्स। ठीक है, करेंसीज में ऑलरेडी मोस्टली 35 करेंसीज हैं वो दी हुई हैं। जनरली हम जैसे कि इंडिया में हैं तो इंडियन रुपीज़ में ही परचेज करते हैं, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन। अगर किसी दूसरी करेंसी कोड जो इसमें ना हो, ठीक है, अगर कैटलॉगिंग के टाइम आपको कोई बुक मतलब ऐसी मिलती है जिसमें करेंसी कोड ड्रॉप डाउन से शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे आके इस ठीक है उस पर्टिकुलर बुक की करेंसी कोड को यहाँ पे इंटर कर सकते हैं ऐड न्यू पे जाने के बाद में। ठीक, चलिए, तो इसमें हमें भी कुछ अभी चेंज करने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि 35 करेंसी कोड ऑलरेडी दिए हुए हैं। चलिए, नेक्स्ट है कंट्री कोड। कंट्री कोड भी 45 कंट्रीज़ के कोड हैं वो ऑलरेडी दिए हुए हैं। कंट्री कोड की नीड हमको पड़ता है जब हम प्लेस ऑफ पब्लिकेशन में, ठीक है, कंट्री सिलेक्ट करते हैं, तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो भी कैटलॉगिंग के टाइम पर। ठीक है, तो वो भी हमें अभी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, 45 कंट्रीज़ हैं ऑलरेडी दिए हुए हैं, जो भी टॉप कंट्रीज हैं इसमें। ठीक, चलिए, नेक्स्ट वन इज कॉपी स्टेटस। कॉपी स्टेटस भी 13 स्टेटस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि कॉपी हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, या फिर बाइंडरी के लिए गई हुई है, या फिर डैमेज्ड है, डिस्प्ले रैक पे है, या किसी बच्चे को या किसी मेंबर को हमने उसको इशू कर दिया है। अगर लॉस्ट है तो उसका जो स्टेटस है हम लॉस्ट सेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें ऑलरेडी 13 मोड्स हैं वो दिए हुए हैं। ठीक, तो इसमें भी हमें अभी तो कुछ इतना चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। जितना हमें काम करना है उतना हमारे अकॉर्डिंग इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज हैं वो पीरियोडिकल्स के लिए हैं, तो 12 फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी गिवन हियर, लाइक बाई मंथली, बाई वीकली, डेली, जैसे कि न्यूज़पेपर है वो डेली आता है, या फिर 8 टाइम्स ईयर। ठीक है, हाफ ईयरली है, लेस वीकली, क्वार्टरली। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इसमें भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। अगर कुछ ऐड करना है जो नहीं दिया है तो ऐड न्यू पे जाके आप उसको ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट लैंग्वेज, 26 लैंग्वेजेस आर ऑलरेडी गिवन, लाइक बुक किस लैंग्वेज में है ये भी हमें कैटलॉगिंग के टाइम ज़रूरत पड़ती है, बुक किस लैंग्वेज में है, तो मोस्टली लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई हैं। अगर बुक कोई और, ठीक है, 26 लैंग्वेज से किसी और लैंग्वेज में है, देन यू कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू बटन एंड यहाँ पे डेटा आप इसको ऐड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट वन इज अकॉम्पनिंग मटेरियल्स। अकॉम्पनिंग मटेरियल्स का है लाइक किसी बुक परचेज हमने की, उसके साथ में अगर सीडी आती है, ठीक है, अकॉम्पनिंग मटेरियल का मतलब हुआ अगर किसी एक कुछ लाइब्रेरी के लिए हमने परचेज किया, कोई डॉक्यूमेंट परचेज किया, अगर उसके साथ में अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी आता है तो उसको हम अकॉम्पनिंग मटेरियल्स कहते हैं। लाइक कि जैसे कि एटलस के साथ में कुछ मैप हमको मिल गया है, ठीक है, कुछ बुक परचेज की उसके साथ में चार्ट है, ठीक, या फिर लाइक कंप्यूटर की कोई बुक परचेज की, कोडिंग की कोई बुक परचेज की तो उसके साथ में सीडी आते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ है, ये हैं अकॉम्पनिंग मटेरियल्स, तो यहाँ पे उनको हम ऐड कर सकते हैं अगर कोई दूसरा अकॉम्पनिंग मटेरियल हमको मिलता है। ठीक है, लाइक हमने कोई बुक परचेज की, उसके साथ में ई बुक का अगर हमको मिलता है और ई बुक का भी एक्सेस मिल जाता है तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम कैटलॉगिंग के टाइम हम उसका डिटेल दे सकते हैं। आफ्टर दैट टाइप ऑफ बाइंडिंग, बुक की बाइंडिंग किस टाइप की है, फुल लेदर की है, हाफ लेदर, हार्ड बाउंड, पेपर बैग, स्पेशल है, स्पाइरल है, या कोई दूसरी बाइंडिंग है। बाइंडिंग भी कई टाइप की होती हैं, गोल्ड प्लेटेड है या फिर कोई और टाइप है इसका।
तो लाइब्रेरी में ज़्यादातर हार्ड बाउंड या पेपर बैक बुक्स ही अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी ये दिए हुए हैं, अगर कुछ और है आपकी लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक है तो यू कैन ऐड फ्रॉम हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेवल्स का है, आप लेवल्स अपनी लैंग्वेज में सेट कर सकते हैं, तो इसका तो इम्पोर्टेंस है नहीं क्योंकि हम सभी इंग्लिश लैंग्वेज ही सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। मास्टर डेटा, मास्टर डेटा में हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ऐड यूजर, ठीक है। यूजर हमको अगर ऐड करना है, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट वन यूजर जो है एडमिन है वो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, जिसके पास सभी मॉड्यूल्स की परमिशन है। ये मैंने इंस्टॉलेशन वाले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था कि आप यहाँ से कोई लाइक सर्कुलेशन के लिए आपको किसी को अलाउ करना है, ठीक है। पर्टिकुलर यूजर अगर कोई दूसरा सिस्टम यूज़ करके ओनली सर्कुलेशन के लिए हम उसको परमिशन दे रहे हैं कि आप केवल इशू रिटर्न बुक्स का कीजिएगा, तो उसको हम यहाँ से उसका आईडी बना के, ठीक है, हमको ऐड न्यू पे क्लिक करना है, यूज़र कोड देना है, यूज़र नेम देना है, पासवर्ड असाइन करना है, और यहाँ पे केवल सर्कुलेशन को ही यस करना है, बाकी सारे आप नो कर सकते हो क्योंकि बाकी सारे एक्सेस के लिए नहीं देना है, ठीक है। चलिए आफ्टर दैट लेटर टेक्स्ट, तो अभी कोई रिकॉर्ड है नहीं क्योंकि मैंने नया ही इंस्टॉल किया हुआ है। आप यहाँ पे लेटर टेक्स्ट के जो फॉर्मेट हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो आप बना सकते हो, ठीक। कैसे बनाना है, फाइल नंबर, ठीक। अब यहाँ पे आप डिफरेंट लेटर टेक्स्ट हैं वो तैयार कर सकते हो, ठीक है। लाइक परचेजिंग के लिए है तो उसको बना सकते हो, ठीक है। कुछ आप ऑर्डर निकालते हो आप उसके बना सकते हो। अब जो भी फाइल नंबर है आपका वो यहाँ पे आपको फाइल नंबर इनपुट करना है, फॉर्म नेम इनपुट करना है, हेडर में क्या आएगा वो इनपुट करना है, सब्जेक्ट, टॉप मैसेज, बॉटम मैसेज, साइनिंग जो भी अथॉरिटी है वो सिलेक्ट करना है, रिमार्क्स में अगर कुछ डालना है तो वो डाल सकते हो, और यहाँ पे सेव पे जाके क्लिक कर देना है, ठीक। लाइब्रेरी सेक्शन, यहाँ पे भी कोई रिकॉर्ड है नहीं अभी, एज सॉफ्टवेयर इज रिसेंटली इंस्टॉल्ड। तो लाइब्रेरी में सेक्शन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक सेक्शन है, ठीक है, स्टोरी बुक सेक्शन है, ठीक। आप रीडिंग सेक्शन है, रिसेंटली परचेज्ड बुक्स का सेक्शन है, आप बहुत सारे सेक्शन है आप इसमें ऑलरेडी बना सकते हो, ठीक है। पीरियोडिकल सेक्शन है, कोड आप दे दीजिए जो भी कोड आपको देना है, आपको पता है लेंथ इसमें देखो 10 कैरेक्टर है, अल्फा न्यूमेरिकल है और इंग्लिश में ही देना है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ PR फॉर पीरियोडिकल सेक्शन, ठीक है, जहाँ पे मैगजीन हमारी रखी रहती हैं, पीरियोडिकल सेक्शन। डिस्क्रिप्शन यू कैन गिव, अब देखो एक सेक्शन यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। ये हमारे काम में आएगा जब हम बुक की कैटलॉगिंग करते हैं तब। चलिए और भी सेक्शन आप इसमें दे सकते हो, रीडिंग सेक्शन वाला दे सकते हो, जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे आपके NCERT की सभी टेक्स्ट बुक हैं तो आप उसका दे सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी नो रिकॉर्ड फाउंड है अभी, क्यों, क्योंकि कुछ भी अभी इसमें ऐड नहीं हुआ है। अब सब्जेक्ट आप DDC के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो DDC के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, क्लास नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लास नंबर टाइप कीजिए, क्लास नंबर टाइप करने के बाद उसकी सब्जेक्ट की हेडिंग है आप वो टाइप कीजिए, ठीक है। चलिए एक मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ इसमें, ठीक है। अब जैसे कि कोई बुक है हमारे पास सेल बायोलॉजी के ऊपर है, ठीक है, तो सेल बायोलॉजी के अकॉर्डिंग DDC है, दैट इज 571 आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, यहाँ पे बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का 570 है, तो यहाँ पे आप सेल बायोलॉजी उसका नाम दे दीजिए, सेल बायोलॉजी, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल्स में ही आएगा, तो आपको स्मॉल में आप टाइप करोगे तो भी ये कैपिटल में ही लिख कर आएगा, ठीक है। कीवर्ड आप यहाँ पे दे सकते हो कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर बुक को ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से और सर्चेबल बनाओगे, ठीक है। लाइक एक मैंने दिया यहाँ पे बायोलॉजी, ठीक है, आप सेमीकोलन दीजिए, सेमीकोलन देने के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट दे दीजिए सेल
और कुछ अगर कीवर्ड आपको देना है, एनिमल्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे और कीवर्ड दे सकते हो। मतलब ये जो कीवर्ड्स हैं ये इस सब्जेक्ट के लिए हैं। अगर जब आप सर्च करोगे यहाँ पे जाके, अगर इनमें से आप पर्टिकुलर इनको भी सर्च करते हो, लाइक सेल बायोलॉजी अगर आप नहीं सर्च करते पूरा, आप सेल भी सर्च करते हो, तो भी यही सब्जेक्ट आपका रिकॉल हो जाएगा। तो कीवर्ड देना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें याद नहीं रहता है, उससे रिलेटेड कीवर्ड है जो जो एक्चुअली में हम लोग यूज करते हैं पर्टिकुलरली, तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। और इसको सेव कर दो, तो देखो यहाँ पे एक सेव हो गया, बाकी के सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन है लाइब्रेरी कमिटीज। लाइब्रेरी कमिटी भी सेट करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम बुक एक्विजिशन का मॉड्यूल है, ठीक है, वो हम करते हैं, या फिर सीरियल्स में, क्योंकि सीरियल्स में तो हमको इस सभी के सभी मेन्यूज के थ्रू जाना पड़ता है, तो उसमें भी कमिटी सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो एक कमिटी, जैसे कि हम लाइब्रेरी कमिटी अपनी लाइब्रेरी के लिए बनाते हैं, ठीक। अब लाइब्रेरी कमिटी जो है वो किस तरीके से बनती है, तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं चलो आपको कमेटी के बारे में बता देता हूँ कि लाइब्रेरी में देखो, केवीएस के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप की कमिटीज होती हैं। जो हमारी मेन कमिटी होती है दैट इज अ लाइब्रेरी कमिटी, ठीक। लाइब्रेरी कमिटी में देखो क्या क्या होता है। प्राचार्य जो हैं वो हमारे अध्यक्ष होते हैं, और लाइब्रेरियन हैं वो हमारा सचिव हैं। बाकी आप कुछ इसमें टीचर मेंबर ले सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट मेंबर हैं आप वो भी ले सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं, बुक सिलेक्शन कमिटी भी बनती है हमारी, ठीक, क्योंकि जब आप ऑर्डर करते हो तो बुक सिलेक्शन के लिए भी बुक सिलेक्शन कमिटी से उसे पास होना जरूरी होता है। क्लास लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन कमिटी भी बनती है, क्योंकि केवीएस में 1 से लेके 5 तक, क्लास 1 से लेके 5 तक क्लास लाइब्रेरी का नॉर्म है। तो क्लास लाइब्रेरी के लिए जो पर्टिकुलर बुक्स हैं, लाइक 1-2 के लिए पर्टिकुलर बुक्स परचेज करना है, ठीक है, और 3-4-5 के लिए, क्योंकि सबका लेवल होता है वो अलग अलग है, तो वहाँ पे जो भी उनके क्लास टीचर्स हैं उनको आप यहाँ पे मेंबर बना सकते हो। रीडर्स क्लब आपको सेटअप करना ही है, और स्टॉक वेरिफिकेशन जो है वो भी सब कमिटी यहाँ पे होती है, ठीक है, जो स्टॉक वेरिफिकेशन का पूरा देखती है, ठीक। तो अभी हमें लाइब्रेरी कमेटी के ऊपर बात करता हूँ। मैं इस कमेटी को डिटेल में आपको समझा दूंगा, ये फॉर्मेट भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। तो आप ये कमेटी अपने सॉफ्टवेयर में लेके चलना है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड न्यू करना है, एक कोड देना है जो कि 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे कर दो LC लाइब्रेरी कमिटी, और ईयर यहाँ पे दे दो 2023 ईयर दे दीजिए, क्योंकि ये हर साल आपका हो सकता है चेंज भी हो सकता है कोई टीचर ट्रांसफर हो जाए, ठीक, या फिर कोई प्रिंसिपल चेंज हो जाए आपके यहाँ पे, ठीक। तो पर्टिकुलर ईयर का आप दे दीजिए। चलो नेम यहाँ पे हमको देना है, नेम आप दे दो लाइब्रेरी कमिटी, लाइब्रेरी कमिटी। चेयरमैन हमको, मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रिंसिपल सर हैं, वो हमारे चेयरमैन होते हैं। मेंबर्स में आप पर्टिकुलर देखो नाम भी दे सकते हो, और इनका डेजिग्नेशन भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो लाइब्रेरियन मैं अभी ओनली लिख देता हूँ यहाँ पे, आप सेमी कोलन से इनको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सेमी कोलन से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। मेंबर्स में जो भी मेंबर्स हैं, टीचर मेंबर्स हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट मेंबर के नाम दे दीजिए। और यहाँ पे डेट, जब से भी आपकी कमिटी स्टार्ट होती है, लाइक सेशन जो हमारा है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट है, और मार्च में जाके ये फिनिश हो जाता है, तो आप 31 मार्च तक का यहाँ पे डेट दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कुछ और अगर आपको मेंशन करना है पर्टिकुलर, यहाँ पे नेम मेंशन करना है, सब कुछ आप यहाँ पे उनकी पोस्ट वाइज मेंशन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, एंड सेव इट, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे एक कमेटी बना सकते हो। और देखो, कभी भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी रिकॉर्ड को डिलीट कभी नहीं करना, ये रिकॉर्ड हमेशा
हमको बनाए रखना है, कभी भी डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना है भूल के, कि मान लो 2023 साल चला गया और ये हमने डिलीट कर दिया इसे, तो ये रिकमेंडेबल बिल्कुल नहीं है। आप इसको बना रहने दीजिए। 2024 आ गया है तो आप यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड है उसको ऐड कर दीजिए। ठीक, चलिए लाइब्रेरी डिटेल्स। ठीक, अब देखो ये लाइब्रेरी डिटेल जब जब हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमारी लाइब्रेरी सेटअप की थी तो उसकी डिटेल है। आपको अगर कुछ नाम चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, ये सब कुछ आप यहाँ पे जाके, यहाँ पे एडिट बटन पे जाके आप चेंज कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। पब्लिशर, आप किसी पर्टिकुलर पब्लिशर से अगर बुक मंगवाते हो तो पर्टिकुलर पब्लिशर को यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। लाइक जैसे कि एनबीटी है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट है, तो आप उसके बारे में पहले से यहाँ पे आप रिकॉर्ड है उसका बना सकते हो। ये इंडिया का है, और अगर उसका कुछ यहाँ पे एड्रेस है, फैक्स, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का है, जो एनबीटी का वेबसाइट है आप उसका यहाँ पे भी दे सकते हो, एंड जस्ट सेव इट। ठीक, तो कैटलॉगिंग के टाइम पे आपको पर्टिकुलर डिटेल इंसर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जस्ट वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो पर्टिकुलर पब्लिशर को। तो ये आप यहाँ पे बना सकते हो डिफरेंट पब्लिशर्स के लिए। वेंडर अगर कोई है तो ये रिक्विजिशन जब आप देते हो बुक एक्विजिशन मॉड्यूल में, सीरियल एक्विजिशन मॉड्यूल में, यहाँ पे वेंडर का परचेज मतलब होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वेंडर का काम है हमको बुक्स को सप्लाई करना। वो वेंडर कोई भी हो सकता है। आप चाहो तो ऑनलाइन, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर रिसोर्स हैं ऑनलाइन ऑर्डर करते हो अमेजन से, वहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, amazon.com। लोकल कोई वेंडर है, कोई पर्टिकुलर शॉप है, शॉप कीपर का यहाँ पे नाम वगैरह आप दे सकते हो। लाइक वेंडर कौन है, प्लेस क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक, तो भी मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। चलिए नेक्स्ट इसमें बचा है, चलो ये कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम चलते हैं डेटाबेस यूटिलिटीज़ पर। सबसे पहले इसमें आता है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। तो देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका बैकअप तो हमको लेना ही पड़ता है। बैकअप हमको लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कभी इनकेस सिस्टम हमारा क्रैश हो गया तो, ठीक है, हम स्कूल के जो भी कंप्यूटर्स हैं, हम देखो कोई भी कंप्यूटर है हम उस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी क्रैश हो सकता है वो। ठीक, कुछ भी प्रॉब्लम उसमें आ सकती है, कुछ गलती से अगर हमसे हो गया तो बैकअप ही है जो हमारी हेल्प कर सकता है। नहीं तो देखो बहुत सी लाइब्रेरीज में 20,000 बुक्स हैं, ठीक है, 30,000 हैं, 40,000, उससे ज़्यादा भी बुक्स हो सकती हैं। तो इतनी सारी बुक्स को दोबारा से सब कुछ लेके आना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इससे बचने का तरीका सिंपल है कि आप बैकअप बनाए रखिए। और बैकअप के लिए यहाँ पे इसमें आपको एडमिन में आना है, डेटाबेस बैकअप में आना है, और फर्स्ट जो ऑप्शन है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी, या फिर आप कंट्रोल बी कीबोर्ड पे शॉर्टकट की का यूज़ करोगे तो भी आप ये वाली विंडो खोल सकते हो। नाउ इसमें दिया हुआ है बिफोर टेकिंग अ बैकअप यू मस्ट क्रिएट अ लाइब्रेरी फोल्डर इन सी और डी ड्राइव। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइव है, ठीक है, सी ड्राइव या डी ड्राइव। तो अब मैं अगर अपना कंप्यूटर आपको बताऊं तो यहाँ पे दिस पीसी में अगर आप जाओगे तो मेरा सी ड्राइव है, डी ड्राइव है ही नहीं। तो डी ड्राइव में अगर सेलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे डेफिनेटली एरर आएगा। अगर आपके में डी ड्राइव है देन इट्स ओके, वहाँ पे आप लाइब्रेरी फोल्डर बना सकते हो। बट आप सी ड्राइव में एक लाइब्रेरी फोल्डर बना लीजिए, वहाँ पे आपका बैकअप हो जाएगा। यू जस्ट गो टू सी ड्राइव। मैंने ये इंस्टॉलेशन के टाइम भी बताया था कि जो कुछ भी है आप लाइब्रेरी फोल्डर में, ये देखो मैंने लाइब्रेरी फोल्डर बनाया हुआ भी है, और यहाँ पे जो एक बेसिक वाला बैकअप फाइल था जो ब्लैंक वाला है, यहाँ पे मेरा बैकअप फाइल भी है। अब कुछ भी मुझे बैकअप करना है, जो कुछ भी मैंने इसमें चेंज किया है ये डेली बेसिस पे आपको करना है। ठीक, तो जस्ट सी ड्राइव या डी ड्राइव आपको सिलेक्ट करना है और बैकअप पर क्लिक करना है। आप जैसे ही बैकअप पर क्लिक करोगे, ठीक है, बैकअप फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे मैसेज भी आता है कि बैकअप डन एट सर्वर पीसी एंड बैकअप फाइल ग्रैंड 3। अब ये डेट फॉर्मेट में आता है आपका 2023 12/9, तो आज 9 दिसंबर है, तो ये डेट वाइज इसका बैकअप फाइल है वो आ रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, लोकेशन भी देखो बता रहा है सी ड्राइव में लाइब्रेरी फोल्डर में है।
कीप दिस बैकअप फाइल इन CD और पेन ड्राइव। क्यों? क्योंकि है तो अभी भी सिस्टम में, अभी भी ये सिस्टम में ही है। आप देख सकते हो ये फाइल यहाँ पे है, ये अभी भी सिस्टम में ही है। तो अगर क्रैश होता है तो ये भी तो जीत जाएगा। तो इसीलिए इसको हमेशा पेन ड्राइव या फिर कहीं पे भी आप इसको सेफ रख सकते हो। अब मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बताऊंगा इसका, ठीक है? सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको इसका, वो क्या है? चलो, ओके, सो simply go to Google and search for drive for desktop, ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, ठीक है? जो पहला ऑप्शन आता है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप यूजिंग दिस लिंक। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक? तो अभी आप देखो, मैं आपको एक और यहाँ पे बताऊँ, अभी आप गूगल ड्राइव में जाके देख सकते हो, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक? फोल्डर्स में ओनली जो फाइल्स आपके एक्चुअली में गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हो वही आते हैं। बट आपको अगर कोई लैपटॉप का फोल्डर को इंक्लूड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर्स बना हुआ है एक ऑप्शन, लेफ्ट साइड में आप देखोगे कंप्यूटर्स नाम का एक ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। ये अभी ब्लैंक है, आपको इस कंप्यूटर्स को अपने लैपटॉप के किसी फोल्डर से कनेक्ट करना है, मीन्स ड्राइव को अपने लैपटॉप के फोल्डर से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको ड्राइव फॉर डेस्कटॉप टूल की नीड होगी। चलिए देखते हैं, ये डाउनलोड हो गया है, इसको रन करते हैं। ओके, सो इंस्टॉल, जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल, it will take some time. Okay, click on launch. Okay, so अभी भी कोई अगर आपको विंडो दिखाई नहीं देती है कुछ भी, तो यहाँ पे ड्रॉप अप मेन्यू है, आप क्लिक कीजिएगा। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में ये ऑलरेडी रन होना स्टार्ट हो गया है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है। अगर आपको इसे चेंज करना है या फिर आपके में कोई दूसरा मेन्यू आता है, सबसे पहले लॉगिन करने के लिए बोलता है, तो उसको पहले लॉगिन कर लीजिएगा, तो बाय डिफॉल्ट आपका अकाउंट है वो सोना वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब ठीक है, आपको इसे चेंज करना है। अगर ये वाला अकाउंट आपको यूज नहीं करना है, पर्सनल अकाउंट यूज नहीं करना, लाइब्रेरी का अकाउंट यूज करना है, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे साइन इन कर लीजिए। लाइब्रेरी का जो भी आपका अकाउंट है आप वो वाला अकाउंट से साइन इन कर लीजिए। जैसे कि मैं अपने लाइब्रेरी के अकाउंट से इसको साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद में आप देखोगे ये सक्सेसफुली साइंड इन हो गया है। यू हैव साइंड इन टू गूगल ड्राइव। टू कंटिन्यू क्लोज द विंडो एंड रिटर्न टू गूगल ड्राइव। आप ये वाली विंडो क्लोज कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, आप ये देख सकते हो गूगल ड्राइव इज लोडिंग योर फाइल्स। मैं लाइब्रेरी वाला फोल्डर खोल लेता हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स में अभी तो आप देख सकते हो नो कंप्यूटर सिंकिंग, कोई भी कंप्यूटर सिंक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मुझे इसे सेटअप करना है। तो जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है आपको। सेटिंग पे जाने के बाद में प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है और प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद यहाँ से आपको अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। तो अगर आपके में 2 अकाउंट हैं, तो अगर सिंगल अकाउंट है तो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट अकाउंट है वही लोड हो जाएगा, बट 2 अकाउंट है तो इनकेस आपको अपना लाइब्रेरी वाला जो अकाउंट है यहाँ से लोड कर लेना है, ठीक। चलिए, तो अब देखो सेफली बैकअप योर फाइल्स। अब हमें यहाँ पे फोल्डर ऐड करना है। सिंपली तो ऐड अ फोल्डर पे आपको क्लिक करना है एंड हमारा लोकल डिस्क में था लाइब्रेरी वाला फोल्डर। जस्ट क्लिक ऑन दैट फोल्डर एंड सिलेक्ट फोल्डर एंड फर्स्ट वाला जो चेक बॉक्स है उसको चेक बना रहने दीजिए, सिंक विथ गूगल ड्राइव, एंड जस्ट क्लिक ऑन डन एंड सेव इट।
जब आप इसको सेव कर दोगे फिर आप इसको क्लोज कर सकते हो। ओके, अब आप यहाँ पे जाके जब देखोगे तो देखो माई लैपटॉप करके एक फोल्डर शो हो रहा है। इट मीन्स आपका जो लाइब्रेरी वाला फोल्डर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सिंक हो गया है। आप देख सकते हो दिस इज लाइब्रेरी फोल्डर, और इसमें 3 फाइल्स भी हैं, सॉरी 4 फाइल हैं, 1 2 3 4। ठीक, इसमें हम जाके देख भी सकते हैं, लोकल डिस्क में लाइब्रेरी फोल्डर है उसमें हमारी 4 फाइल हैं। और यहाँ पे आप एक चेंज और देख सकते हो कि ये ग्रीन कलर का एक राइट टिक का ऑप्शन भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये गूगल ड्राइव पे सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब मैं आपको एक बैकअप भी लेके बता देता हूँ यहाँ पे, लाइक जैसे कि इसमें एक बैकअप था, लास्ट वाला बैकअप को आप ध्यान दीजिए, ये 12/9/2013 का है, मतलब 9 दिसंबर आज की डेट का है, एंड टाइम इसका है 13:10। और यहाँ पे साइड में आप टाइम देख सकते हो 18:19 हो रहा है अभी। तो मैं अगर ई ग्रंथालय में बैकअप लेता हूँ, एडमिन में जाके डेटाबेस बैकअप, सी ड्राइव मैंने सिलेक्ट किया, और जैसे ही मैंने बैकअप पे क्लिक किया तो बैकअप सक्सेसफुली बन गया है। ठीक, अब वो उसी के ऊपर जो प्रीवियस वाला जो बैकअप फाइल था वो उसी के ऊपर लोड हो गया होगा, या फिर न्यू वाला जो है वो हमारा बैकअप बन गया है। आप देख सकते हो 18-19 वाला एक बैकअप बना है ये। ठीक, 18-19 वाला ये अभी जस्ट मैंने बैकअप यहाँ पे क्रिएट किया है, ये वाला जो बैकअप है 2013-12-9। ठीक, तो अब मैं इस फाइल को अगर गूगल ड्राइव पे जाके चेक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये वाली फाइल, अभी इसमें 4 फाइल थी, अब यहाँ पे 5 फाइल बन के आ गई हैं। ग्रंथ 3 न्यू 2013-12-9.bak, ये फाइल जस्ट अभी लोड हुई है। आप लिस्ट फॉर्म में इसका टाइम भी देख सकते हो, आप देख सकते हो 18-19 पर लास्ट मॉडिफाइड है फाइलिंग। ठीक, तो ये सबसे इफेक्टिव मेथड हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको बार बार पेन ड्राइव में बैकअप लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने ड्राइव फॉर डेस्कटॉप से अपने लाइब्रेरी के अकाउंट को ई ग्रंथालय के बैकअप लाइब्रेरी वाला जो फोल्डर है उसको कनेक्ट कर दीजिए, और ऑटोमेटिकली आपका बैकअप वहाँ स्टोर होता रहेगा। कभी भी क्रैश हो जाए सिस्टम, कुछ भी हो जाए, हमें कोई चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक और इसका बेहतरीन ऑप्शन बता सकता हूँ, आप इस फोल्डर को किसी के साथ शेयर भी कर दीजिए, कोई दूसरी ईमेल पे। मान लो आप इसका पासवर्ड भूल गए अगर, ठीक, तो पासवर्ड भूल जाने के केस में क्या, आप इस फोल्डर को रिकवर नहीं कर सकते, तो ये आपका पूरा बैकअप चला जाएगा फिर भी। तो आप इसे किसी को शेयर कर सकते हो एनी विद। यहाँ पे लिंक क्रिएट कीजिए, एक व्यूअर की जगह पे एडिटर कर दीजिए, और यहाँ पे लिंक को कॉपी कर लीजिए, या फिर यहाँ पे कुछ भी एक ईमेल आईडी आप टाइप कर दीजिए, अपनी दूसरी वाली जो ईमेल आईडी है आप उसको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में अगर आप स्कूल के लाइब्रेरी का जीमेल का पासवर्ड भूल भी जाएं, लॉगिन ना कर पाए, अगर कोई दूसरा लाइब्रेरी वहाँ पे आता है तो आप कम से कम उसे यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं, यहाँ से उसको रिसेंट बैकअप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो जस्ट क्लिक ऑन सेंड, और ये जो भी ईमेल आईडी है उस पर पूरा का पूरा फोल्डर है वो शेयर हो जाएगा। ठीक, तो ये सबसे इफेक्टिव मेथड मुझे लगा, आपको जो भी लगता है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो अब इसके बाद जो है डाटा एंट्री स्टैटिक्स। ठीक, तो अभी यहाँ पे टोटल टाइटल कॉपी सब कुछ 0 है। ठीक है, तो अभी मैं इसको सर्च भी करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक, जब हम कुछ डेटा ऐड कर देंगे तब वहाँ पे कुछ स्टैटिक्स आएगा। नाउ एक्सपोर्ट डेटा। अब डेटा जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बता रहा है कि पाथ नॉट फाउंड, सी में एक टेम्प नाम का फोल्डर। ठीक है, तो अगर कुछ भी एक्सपोर्ट आपको करना है तो सी में एक टेम्प नाम का आप एक फोल्डर भी बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जाके एक TEMP एक न्यू फोल्डर है वो आप यहाँ पे बना दीजिए, क्या, TEMP फॉर स्टोरिंग टेम्पररी फाइल्स। ठीक, तो क्योंकि वो वहीं पे सब कुछ है, वहीं पे स्टोर होता है।
ठीक है। तो अगर लाइक फिर से देखो मैंने अभी एक टेम्प नाम का फोल्डर वहां बना दिया है, तो एक्सपोर्ट डेटा है। अब देखो ये टेम्प नाम का फोल्डर यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट करना पड़ता। ठीक। तो बस अब कुछ भी आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है तो जस्ट उसको सर्च कीजिए और उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर लीजिए। देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, लेकिन ये अभी सभी एक्टिवेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ डेटा को एक्सपोर्ट कैसे करना है आपको। ठीक है। तब बाकी के सभी में डेटा कुछ न कुछ हमारा आ जाएगा, फिर हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है इंपोर्ट कैटलॉग रिकॉर्ड्स। तो मैं अभी इसमें कुछ रिकॉर्ड्स है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले तो। अब देखो इंपोर्ट कैटलॉग रिकॉर्ड फॉर्म EG3 डेटाबेस से करना है या फिर मार्क कम्युनिकेशन फाइल से करना है, ये दो तरह से हम रिकॉर्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो अगर डेटाबेस से करना है तो डेटाबेस की जो बैकअप फाइल है वो आपके पास में होनी चाहिए। डेटाबेस सर्वर होना चाहिए, डेटाबेस का नाम, लॉगिन, पासवर्ड, ये सब डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए। फिर आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना है, फिर फाइल, ये सब भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम सिंपल मेथड को बताता हूँ, आपको एक्सेल से करना है। सेकंड वाला जो आप देख रहे हो इसमें से इंपोर्ट कैटलॉग वाला फ्रॉम एक्सेल, ये सबसे सिंपल है। अगर आपके पास एक्सेल में है तो जस्ट उसको ब्राउज करना है। अब क्योंकि ये ब्राउज में ये 97 से 2000 वाला जो जो इसका एक्सटेंशन नेम .xls होता है वो ले रहा है, तो सर्च नहीं होगा ये। अब सर्च नहीं होगा तो इसको आपको एक्सेल फाइल पे लेके आना है। ठीक है। जो कि न्यू फॉर्मेट है, क्योंकि आपने जो अभी बनाया होगा रिसेंटली वो एक न्यू फॉर्मेट होगा। तो मेरे पास एक कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। तो मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट। ठीक। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो एरर है, माइक्रोसॉफ्ट एस ओलेड डेटाबेस 12.2 प्रोवाइडर इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द लोकल मशीन। तो ये मैंने आपको इंस्टॉलेशन वाली वीडियो में भी बताया था कि वो जो दो फाइल्स मैं आपको बता रहा था वो आपको इंस्टॉल ही करना है। ये जो एक्सेस डेटाबेस इंजन है, ये वाली फाइल्स हैं, तो ये फाइल को इंस्टॉल कर लीजिए पहले आप। ठीक है। अब जब इस फाइल को इंस्टॉल कर लोगे तो ये वाली एरर आपके पीसी में, कंप्यूटर में नहीं आएगी। अगर पहले से इंस्टॉल्ड है फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। चलो अब हम इसको देख लेते हैं, या तो मुझे लगता है इसको फिर क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करके ऑन करना पड़ेगा। तो मैं इसको दोबारा से क्लोज कर देता हूँ। अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं दोनों ही इंस्टॉल कर लेता हूँ कि अगर एक फाइल काम नहीं की तो दूसरी फाइल तो काम कर ही जाएगी। ठीक है। चलिए ये दोनों फाइल मैंने इंस्टॉल कर ली है। अब मैं इसको फिर से रिलॉन्च करता हूँ। ठीक है। चलिए ये भी हो जाएगा। चलो फिर से डेटाबेस पे इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। नाउ यू कैन सी, अभी मैं अगर इसको EG3 बैकअप बल्क रिकॉर्ड्स, अब देखो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। XLS, अब आपको इसको या तो ऑल फाइल्स पे या फिर एक्सेल फाइल पे। तो देखो ये वाला, अब देखो अब ये फाइल हमारी सिलेक्ट हो गई है। अब हमारी फाइल से वो सिलेक्ट हो गई है। ठीक। क्यों? ये उसी सॉफ्टवेयर की वजह से था। ठीक है। अब देखो मेरी जो बुक्स हैं, चलो मैं कुछ यहाँ से कुछ बुक्स को, एक सीट मैंने सिलेक्ट क्योंकि उस फाइल में मेरी बहुत सारी सीटें थी। ठीक। तो देखो अब यहाँ पे सारा का सारा रिकॉर्ड है वो शो हो रहा है, जितनी भी उस सीट में मेरी किताबें थी। अब बस आपको मैच करते चलना है। ठीक है। ISBN को यहाँ पे ISBN से मैच करना है, टाइटल को टाइटल से मैच करना है। देखो जो भी मैंडेटरी है वो मैं अभी किए देता हूँ। एक्सेशन नंबर, लैंग्वेज कोड है, देखो ये रहा लैंग्वेज कोड। अब ये चीज़ें मैंडेटरी थी एक्चुअली में, बाकी सारी ऑप्शनल हैं, आप कर सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि मैं इसको जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अभी इसको इतना ही रखूँगा। और यहाँ पे आप इसे इंपोर्ट रिकॉर्ड, ठीक है, देख सकते हो कैटलॉग रिकॉर्ड अपडेशन, रिकॉर्ड माइग्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड, क्योंकि कोई रिकॉर्ड था ही नहीं तो डुप्लीकेट कहाँ से मिलेगा इसमें। रिकॉर्ड कितने माइग्रेट हुए हैं, टोटल 16 रिकॉर्ड थे उस फाइल में, तो ये अब हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगे हमें। ठीक, क्योंकि हमें इसे फिर से एग्जिट ही करना पड़ेगा, तब ये रिकॉर्ड शो होंगे हमें। ठीक, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपी 16 है, टाइटल 3 है।
ठीक है। कॉपी 16 का मतलब है कि टोटल जो बुक्स थी वो हमारे पास 16 है, बट कुछ बुक्स उसी टाइटल की थी, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे टाइटल टोटल 3 शो हो रहे हैं। अब बाकी के जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो, डाटा एंट्री स्टैटिक्स। अब आप इसको डायरेक्टली अगर सर्च करोगे तो देखो ये सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, जितना भी एक्सेशन नंबर है हमारा वो सब कुछ शो हो रहा है। अब देखो ये जो है डाटा एंट्री स्टैटिक्स का मतलब है कि पर्टिकुलर लाइब्रेरियन ने, अगर मान लो 2 यूज़र आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर यूज़र ने कितना एंट्री किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अभी एक ही था, लाइब्रेरियन का ही अकाउंट था, तो उसके नाम से शो हो रहा है कि जितना भी है यहाँ पे टोटल शो हो रहे हैं सब। अगर कोई दूसरा यूज़र होता तो उसको सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करते और उसका भी यहाँ पे शो हो जाता, ठीक। चलिए, अब किसी एक पर्टिकुलर बुक को आप सिलेक्ट भी करोगे तो यहाँ पे सब कुछ है ये शो हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइटल वगैरह ही ओनली सिलेक्ट किया था उसमें, ठीक। तो केवल उसका वही शो हो रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक्सपोर्ट डेटा पे। तो एक्सपोर्ट डेटा में हम ये सब कुछ डेटा है वो यहाँ फोल्डर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब जितना भी कुछ रिकॉर्ड है, लाइक आप यहाँ पे सर्च करके इसको G1 से मैंने किया और यहाँ पे G2 इंसर्ट कर दिया, और इसको जैसे ही मैं सर्च करता हूँ ये 2 रिकॉर्ड मेरे पास में ये फाइल यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे एरर कुछ भी आ सकता है। एरर इसीलिए आ सकता है क्योंकि मैंने अपना पूरा ये जो जितना भी इनका एंट्री था रिकॉर्ड का, ये पूरा नहीं लिया था, केवल टाइटल और एक्सेशन नंबर ही लिए थे, ठीक। तो भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कॉलम थे वो अभी छूट सकते हैं। तो डेटा जो भी हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे वो प्रॉपरली शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर प्रैक्टिकल है, तो आप इसे फुल डेटा के साथ में एक्सपोर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। या फिर डिफरेंट फॉर्मेट दिए हुए हैं, टेक्स्ट फाइल हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट डाटा विथ लेवल्स है, एक्सपोर्ट डाटा इन MS एक्सेस है, मार्क 21 कम्युनिकेशन फॉर्मेट, मार्क XML, ISO 2709 और एक्सपोर्ट टू एक्सेल फाइल। आप अपने सब कुछ जितना भी रिकॉर्ड है उसको एक्सेल फाइल में भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें फीडबैक मैनेजर। फीडबैक मैनेजर में आप कुछ फीडबैक वगैरह देना है। ये जनरली ओपैक के लिए होता है। जब आप ओपैक को यूज़ कर रहे हैं तब वहाँ पे अगर किसी यूज़र ने फीडबैक दिया हुआ है तो आपको उसे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ठीक, वो यहाँ पे सब कुछ शो होता है। क्योंकि अभी हमारा ओपैक है नहीं, मैं उसको आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, फिर मैं फीडबैक मैनेजर के बारे में भी समझाऊंगा। रिसिप्ट मैनेजर, ठीक है। रिसिप्ट जितनी भी हैं हमारी पेमेंट रिसिप्ट हैं, जैसे कि कुछ फाइन्स हैं, ओवरड्यूज हैं, ये सब की जो रिसिप्ट हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं उनको, ठीक। यहाँ पे चेंज डेटाबेस कनेक्शन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे डेटाबेस का कनेक्शन चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इस पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करूँगा ना। आप लोग भी क्लिक मत कीजिएगा, फॉर जस्ट अ प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कि चलो करके देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप भूल गए हो डेटाबेस कनेक्शन क्या था तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मर्ज टू EG3 डेटाबेस कनेक्शन। अब आपको 2 डेटाबेस कनेक्शन को मर्ज करना है अगर, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू जाके मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैकअप फाइल को लीजिए, फिर डेटाबेस का नेम क्या था उसमें, फिर डेटाबेस लॉगिन। आपको ये सब पहले पता होना चाहिए, क्योंकि ये आप देख सकते हो रेड में है, मतलब मैंडेटरी है ये, ठीक है। मैंडेटरी है तो आपको पता होना चाहिए कि लॉगिन क्या था, डेटाबेस का नाम क्या था, बैकअप फाइल तो चलो आप मिल जाएगी, बट ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तब आप उसको डेटाबेस से कनेक्ट कर पाओगे, पासवर्ड भी और डेटाबेस सर्वर भी, ठीक है। तो चलो इसको भी मैं समझा दूंगा आपको। इंपोर्ट कैटलॉग रिकॉर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो डेटाबेस से है, सेकंड वाला ऑप्शन है वो एक्सेल से है। तो एक्सेल वाला मैंने जस्ट अभी आपको समझा दिया है। ओपैक के लॉग, ठीक है, ओपैक के लॉग्स हैं, क्योंकि ये सब कुछ जितना भी है ओपैक वाली वीडियो में मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो आई थिंक अभी मैंने ये एडमिन मॉड्यूल के जितने भी मेन्यूज थे सब में कुछ ना कुछ मैंने आपको समझा दिया है, और आई होप कुछ ना कुछ आपको इससे ज़रूर सीखने मिला होगा। हो सकता है कुछ आपने नया सीखा हो सकता है कुछ मुझसे छूट गया हो, तो आप भी उसको कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी जस्ट सीख के इसके वीडियोस को प्रिपेयर करता हूँ आप लोगों के लिए।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं और भी ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूँगा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के। हम अभी इसी ई ग्रंथालय को ही कवर कर रहे हैं। जब ये हमारा कवर हो जाएगा तो उसके बाद मैं कोहा पर वीडियो लेके आऊँगा। बीच बीच में कुछ लाइब्रेरी के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा उसमें। लाइक कैटलॉगिंग हो गई, क्लासिफिकेशन है, या फिर दूसरी लाइब्रेरी रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।